स्टूडेंट डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बात करेंगे आज। यहाँ से एसएससी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और ये 8th क्लास का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको कि हम समझेंगे। और इसमें जो है आपको जो समझना रहेगा वो मेन जो पॉइंट रहेंगे उनको समझेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे और अपने नोट्स में शामिल करेंगे, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनने हैं वो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव है ना, जो हमारी खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते, है ना। मतलब इसको हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। माइक्रो वर्ड लगा ना, माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है। तो जो छोटी छोटी चीजें उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराउंड अस विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, मतलब हमारी खुली आंखों से हम जिसको नहीं देख सकते उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, है ना। ये कहां कहां मिलते हैं हमें? दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। और किसमें हो सकता है? पौधों में हो सकता है और एनिमल्स की बॉडीज में हो सकता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, है ना, होते हैं। दे कैन सर्वाइव आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मर्सी। देखो कहां कहां पाया जा सकता है? बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर पाया जा सकते हैं, हो सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो वहां पर भी होते हैं ये। और जहां पर डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, है ना। डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। ये सारी जगह होता है। मर्सी लैंड मतलब होता है कि दलदल वाली भूमि, दलदल वाली भूमि। तो ये सभी जगह मतलब ये सभी जगह होते हैं, कहीं पर भी मतलब हो सकते हैं। अब इनका जो टाइप होता है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होता है। मतलब एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जिसमें कि एक ही कोशिका होती है ना, एक कोशिका। या मल्टीसेलुलर मतलब कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं भी होती है ना। तो ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब है कि एक कोशिका वाला जीव, जैसे अमीबा होता है ना, उस टाइप के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं वो। और इसके कुछ कॉमन जो एग्जाम्पल है, इनको जो बांट के रखा है, क्लासिफाई किया हुआ है, वो 5 मेजर ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, और थर्ड है फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे आसपास, है ना। अब इन 5 टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें हम सबसे पहले जो समझेंगे बैक्टीरिया को समझेंगे, है ना। ये हार्मफुल भी होते हैं और प्रॉफिटेबल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, है ना। दोनों ही काम में आते हैं ना, मतलब नुकसानदायक भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं, दोनों ही प्रकार से होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक आर स्मॉल यूनिसेल्युलर होते हैं ये। और इनको अगर देखा जाए, अगर कॉमनली अगर आपने अगर यहाँ पर एग्जांपल देकर के रखे, 2 कॉमन बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। और ये दोनों ही जो है, लैक्टोबैसिलस ये मिल्क से रिलेटेड है और राइजोबियम ये है जो प्लांट से रिलेटेड है ना। अच्छा, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये बैक्टीरिया के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? बैक्टीरिया का। तो ये आपको बैक्टीरिया में एग्जांपल में लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम आप लिखेंगे। लैक्टोबैसिलस जो होता है कर्ड बनाने में ये यूज होता है, मतलब कर्ड बनाने में हेल्प करता है। और राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना। मतलब कि पौधों में नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का काम करता है राइजोबियम। तो ये दोनों के वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए कि राइजोबियम कहाँ यूज होता है और लैक्टोबैसिलस कहाँ यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद में वायरसेस आते हैं और वायरसेस के बाद में आप बारे में आप भली भांति परिचित है, क्योंकि अभी कोविड-19 अभी जस्ट गया ही है ना। तो कोविड का वायरस अभी जस्ट अभी गया नहीं, अभी चल ही रहा है एक प्रकार से देखा जाए। और वायरस कभी खत्म नहीं होते, है ना, वो कभी नहीं डेड होते। तो यहाँ पर हमारे पास में वायरस है तो मच स्मॉलर, मतलब कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होगा। बैक्टीरिया से भी क्या होगा? छोटा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना कि और ज्यादा छोटा होता है। अच्छा, एक बात और कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीव होता है ना, बट वायरस का कोई जीव नहीं होता, ठीक है। वायरस का कोई जीव नहीं होता। तो ये फिर कहाँ रहता कहाँ है? तो वायरस क्या होता है? कहीं से भी जो है किसी के मतलब टच से हमारे तक पहुंचेगा और हमारी बॉडी के सेल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? हमारी बॉडी के सेल में चला जाता है और उसमें होस्ट बन जाता है वो, मतलब मेहमान बन जाता है उसके अंदर। मतलब वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो सकता है ना। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि किसी इसमें, जैसे आपने छुआ इसको, पेन को आपने छुआ और फिर मैंने इस पेन को छू लिया, तो यहाँ पर वो उसके जो है पार्टिकल्स आ गए, वायरस यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा कि मैंने जैसे इसको टच किया तो ये मेरे हैंड में सेल में जाएगा
और वहां से फिर मेरी बॉडी में फैल जाएगा। तो वायरस एक्चुअली कोई जीव नहीं होता है, ठीक है। इसका जो हाँ ट्रांसमिशन इसका होता है एयर वाटर और बाकी जो मीडियम होते हैं सारे मीडियम से ये ट्रांसमिशन इसका हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। बट अगर बात करें तो इसका कोई जीव नहीं होता है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास में जो वायरसेस है उसके एग्जाम्पल है, वायरसेस से होने वाली जो बीमारियां उसके एग्जाम्पल है। देखिए पोलियो, चिकन पॉक्स कॉमनली होते रहता है, देखा होगा। कॉमन कोल्ड तो नॉर्मल बात है, ये कभी सर्दी खांसी जिसको हम लोग बोलते हैं, कफ है ना, और इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है। और इसके बाद में कोविड, ठीक है, तो कोविड भी इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं और वायरस जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें होस्ट मतलब मेहमान की तरह जाकर के समा जाता है और रहने लग जाता है। इस प्रकार से ये वायरस होता है। तो वायरस तो अपना मेहमान है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वायरस क्या होता है, वायरस का कोई जीव नहीं होता। अब कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जो हमारे लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है, उसी को हम फ्रेंडली बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आता है वो मेकिंग कर्ड आता है, और मैंने इसके बारे में आपको मेकिंग कर्ड के लिए मैंने आपको बताया है कि लैक्टोबैसिलस इसका जो है मेन जो बैक्टीरिया होता है ये है। तो आपको इसको नोट डाउन करना है कि कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसका यूज होता है। उसके बाद में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए मैंने बताया आपको कि राइजोबियम है। कौन है, राइजोबियम है, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है ना। ये नाइट्रोजन को बढ़ाता है ना। और प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, सेम वैसे ही प्लांट के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसके यूजेस है कि मतलब फ्रेंडली है तो कहाँ कहाँ फ्रेंडली है, किन किन चीजों में हमारे लिए वो फ्रेंडली वर्क करता है। इन सब चीजों को आपको बस याद रखना है। अगर प्रश्न में आता है कि किन किन चीजों में वो हेल्प करता है तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकिंग ब्रेड, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है कि ब्रेड बनाने में जो है हेल्पफुल है, और उसके लिए कौन है, तो ईस्ट है। ईस्ट को हम फंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंगी भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, अच्छा इसके द्वारा जो है, इसी की वजह से ये जो ईस्ट है, ईस्ट जब जो डो रहता मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि आटा जो गीला वाला रहता है ना, उसमें यीस्ट आ जाता है, और फिर धीरे धीरे अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए गीले आटे को अगर कुछ दिनों के लिए, तो वो फिर वो खराब हो जाएगा, है ना। बट वहीं पर अगर बात करें कि जो गीला आटा है उसको हम यूजफुल रूप में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, गीले आटे से ब्रेड बनाते हैं, है ना, ब्रेड बनती है। तो ब्रेड वगैरह में उसमें भी यूजफुल है ना, तो यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। अगर ज्यादा दिन तक हो जाए तो हार्मफुल, अगर नॉर्मली हम लिमिटेड टाइम में अगर यूज करें तो वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद में यीस्ट का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है इसमें से। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है उनका कमर्शियल यूज भी होने लगा है। और कमर्शियल यूज किसमें होता है, तो कुछ जो है बनाने के लिए, मतलब इससे हमारे लिए जो हेल्पफुल बोल दो या हार्मफुल बोल दो, हार्मफुल तो नहीं, हेल्पफुल चीजें ही बनाते हैं हम लोग। बट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है अल्कोहल का निर्माण किया जा रहा है, बियर का निर्माण किया जा रहा है, वाइन का निर्माण किया जा रहा है, विनेगर का मतलब सिरका, है ना, इनका लार्ज स्केल पर, बड़े बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है ना। तो ये सारे जो है जीवों से बनने वाले मतलब पदार्थ है ना, लिक्विड्स है। तो ये जीवों से बनने वाले लिक्विड है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी आ चुका है और हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास में फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो आपको याद रखना है कि लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया है 1857 में। कब, 1857 में। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस किसने, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर्ड की है। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो है छोटे छोटे जीव है, छोटे छोटे जीवों का महत्व हर कहीं है ना, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इनकी। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो मेडिकल यूज जो है इसका, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एंटीबायोटिक के रूप में। अभी आपको एंटीबायोटिक का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, है ना। बोरोप्लस, बोरोप्लस एक एंटीबायोटिक है, मतलब कहीं पर कट जाए कुछ हो जाए तो वहां पर आप उसको लगा सकते हो, तो एक एंटीबायोटिक है। तो ये भी जो भी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हिस्सा है। अब यहां पर भी जो आपको याद रखना है कि कुछ एंटीबायोटिक के यहाँ पर एग्जांपल दे करके रखे, उसमें सबसे पहले पेनिसिलिन। कौन है? पेनिसिलिन। सेकेंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है एरिथोमाइसिन, है ना। तो ये नाम आप यहां से रख सकते हैं, है ना। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथोमाइसिन। और यहां से आपको जो याद रखना है, देखो यहां से भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड किसके किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। इस चीज को आपको राइट डाउन करना है और याद भी रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, है ना। दुनिया में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की गई थी या बनाई गई थी, तो वो कौन सी थी? तो पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। और किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और उसका सन क्या है? 1929। इन सब बातों को आपको नोट डाउन करना है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए नोट दे करके रखा है कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया। एंटीबायोटिक क्या होता है कि जिन चीजों से हमें डिसीज होती है ना, जिससे हमें डिसीज होने का मतलब डेंजर चीजें, जिससे कि हमको डिसीज हो सकती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, उन चीजों को क्या करता है? एंटीबायोटिक उनको मारता है। मतलब उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को मारता है जो हमको बीमार कर सकते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स से क्या होता है? एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है कि हमारे अगर शरीर में किसी प्रकार की बीमारी पनप रही हो, बन रही हो, तो उसको पहले ही मार देगा, है ना, किल कर देगा, खत्म कर देगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बट यहां से क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही जो है वो पहली पहली एंटीबायोटिक खोजी गई और उसका नाम क्या? पेनिसिलिन है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में वैक्सीन आता है। तो वैक्सीन से जो सिंपल सा है, वैक्सीन के बारे में बता दूं कि अभी आपने कोविड के बारे में देखा ही था, है ना। कोविड की वैक्सीन लगी थी ना, कोवैक्सीन लगी थी, है ना। तो वैक्सीन के बारे में आपको पता है, वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं? जब कोई वायरस हमारे शरीर में, बॉडी में चला जाता है, या वायरस से हमको बचना होता है, तो हम पहले ही वैक्सीन ले लेते हैं। तो वैक्सीन से क्या होता है? हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाती है, योग्य हो जाती है। और हमारी बॉडी जो है, जब वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है ना, जैसे सेल में जा रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है? वो जो एंटीबायोटिक के रूप में जो हमारे पास में जो वैक्सीन जा चुकी रहती है हमारे शरीर में, है ना, तो वैक्सीन क्या करती है? उसको मतलब पनपने नहीं देती है, अपने अंदर वायरस को बढ़ने नहीं देती है ना, उसकी ग्रोथ को रोक देती है, खत्म कर देती है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास में? तो देखिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में इनका, क्योंकि अगर हार्मफुल जो रहेंगे उससे हमको क्या होगा? नुकसान होगा। तो देखिए, ये सभी के लिए नुकसानदायक है। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए तो है ही है, एनिमल्स के लिए भी है और प्लांट्स के लिए भी है ना। तीनों ही जीवों के लिए ये हार्मफुल है। अब देखिए, द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर हम बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमको बीमारी हो रही है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैथोजेंस, है ना, पैथोजेंस कहेंगे। ठीक है, द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। अब ये किससे? ये जो बैक्टीरिया है उनको हम पैथोजेंस कह रहे हैं, और ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो एयर इसका ट्रांसमिशन करता है, वाटर करता है, फूड करता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट भी है किसी कांटेक्ट में आने से। ठीक है, विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जो पहले से बीमार है, अगर उसका जूठा पानी पी लिया अपन ने, है ना, या वो जहां पे रह रहा है उसके आसपास है हम लोग, ठीक, और उसने खांस दिया तो एयर में वो जो बैक्टीरिया है वो चले गए। ठीक, उसके बाद में उसके साथ में खाना खा लिया, तो या उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट अपन ने टच कर दिया उसको, तो वो उससे क्या होगा? हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम एनिमल्स में भी होता है, सेम प्लांट में भी सेम होता है ना, सेम प्रोसेस होती है। अब यहां पर कुछ हमारे पास में कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब कुछ कॉमन डिसीज ही समझ लेते हैं अपन, है ना। तो कुछ होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हमको जो हेल्दी पर्सन में चली जाती है,
ठीक है, एयर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, ये सारे रीजन है इसके जो फैला सकते हैं, जैसे कि अपन ने भी डिस्कस किया। अब कॉमन डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, अब मॉस्किटो के द्वारा जो कॉमन डिसीज जो फैल रही होती है वो कौन सी है? सबसे पहले आपको पता है मलेरिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, मलेरिया है ना। मलेरिया को आप जानते हो कि एक मच्छर काट देता है, लेकिन वो मच्छर कौन होता है? वो मादा इन्फ्लुएंजा होती है ना, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वो जो होगा ये है ना, एनाफ्लीज जो मक्खी रहेगी, मादा मक्खी है ना, मच्छर, उसके द्वारा ये फैलेगा। फीमेल रहेगी, वो कैसी रहेगी? फीमेल, है ना। मेल मच्छर के काटने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन फीमेल अगर उसने काटा है तो इन्फेक्टेड आप हो जाएंगे, है ना, आपको मलेरिया होगा। अब ये डेंगू है, तो डेंगू जो है एड्स मॉस्किटो, ये एक वंश है, मच्छरों का वंश। कहने का मतलब ऐसा है कि वंश से मतलब है कि अलग अलग प्रजाति के है, तो मच्छर ही दोनों, बट अलग अलग प्रजाति के, मतलब वो जो बनते हैं, वो जब जन्म ले रहे होते हैं उस टाइम पे जो उनकी फॉर्मेशन रहती है थोड़ी दोनों की सेम होती है, बट वंश अलग अलग रहता है दोनों का, है ना। दोनों की जाति अलग अलग रहती है ना, होते वो मच्छर ही है बट जाति अलग अलग होती है। तो ये मच्छर के काटने से होता है। देखो मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, बट वहीं पर अगर बात करें डेंगू, तो डेंगू जो है मच्छर के द्वारा ही होता है ना, इसमें मेल फीमेल नहीं, वो डायरेक्ट मच्छर के द्वारा होगा। बट उस मच्छर का नाम क्या है? एड्स मॉस्किटो। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, दोनों के नाम याद रखना है कि जो मलेरिया होगा वो एनाफ्लीज के द्वारा होगा, एनाफ्लीज मक्खी के द्वारा होगा, और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, डेंगू की, तो वो एड्स मॉस्किटो के द्वारा होता है ना। अब इसके बाद में जो माइक्रोब्स, मतलब जो जीव होता है जो इस मक्खी के काटने से हमारे शरीर में चला जाता है, वो प्लाज्मोडियम बोलोगे आप उसको, क्या कहेंगे हम? प्लाज्मोडियम। तो इस ये सारे टॉपिक जो है, जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं ना, कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो एनाफ्लीज मक्खी के मच्छर के द्वारा होता है और वो फीमेल होती है। उसके बाद में जो डेंगू होता है वो एड्स मॉस्किटो के द्वारा होता है। ये बातें आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी हमारे पास में जो डिसीज है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल में, तो एनिमल में जो कॉमन जो बीमारी होती है वो ये होती है ना, एंथ्रेक्स होती है। एंथ्रेक्स बीमारी क्या होती है? तो जो जानवर होते हैं ना, जानवर के पैरों में, मतलब खुरों में जो है उसमें छोटे छोटे मतलब छिद्र होने लग जाते हैं, है ना, और उसमें छोटे छोटे जीव मक्खियां वगैरह ये सब मतलब सब लगने लग जाता है, आप समझ रहे होंगे उसको। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमार होने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो ये बीमारी कॉमन हो जाती है उनमें, ठीक है। तो इस बीमारी को जो है उनके पैरों में होती है, खासकर कहां से चालू होती है? पैरों में, और उसके बाद में माउथ में, है ना, उसमें भी हो जाती है, ठीक है। तो ये है एंथ्रेक्स, है ना, बीमारी का नाम क्या है? एंथ्रेक्स, इसको आप याद रखोगे। अब प्लांट में डिसीज कॉजिंग माइक्रोइज्म इन प्लांट, तो सिट्रस कैंकर क्या होता है ये देखेंगे हम, और इसको मैं आपको दिखाता हूं कि सिट्रस कैंकर प्लांट में कैसे होता है। और रस्ट ऑफ व्हीट ये भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास में जो है रस्ट ऑफ व्हीट और सिट्रस ऑफ कैंकर के जो दोनों जो डायग्राम्स है ये देखिए, है ना, ये सिट्रस ऑफ कैंकर है, और वहीं पर बात करें तो ये है रस्ट ऑफ व्हीट। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पोर्स आपको दिखाई, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट कह दो, ये पार्ट कह दो, तो ये जो है ये है कैंसर। इसको मतलब जो नींबू हो गया हमारे पास में, संतरा हो गया, उस पर ये कॉमनली हो जाता है। उसके बाद में रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब वो जो पत्तियां रहती है उसमें जंक कलर आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है? जंक कलर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं व्हीट का जो रस्ट ऑफ व्हीट, है ना, मतलब गेहूं में जंग लगना, ऐसा बोलेंगे। रस्ट मतलब जंग, तो गेहूं में जंग लगना। तो इस प्रकार से ये दो हमारे पास सिट्रस ऑफ कैंकर हो गया और ये रस्ट ऑफ व्हीट हो गया। तो ये दो कॉमन बीमारियां हैं जो पौधों में हो जाती है ना। इसके बाद में हमारे पास में जो हमारा टॉपिक है उसमें जो है अगला हमारे पास में द येलो मोज़ेक डिसीज ऑफ लेडी फिंगर इज कैस्ड बाय वायरस। अब जो हमारे पास में लेडी फिंगर मतलब भिंडी है, भिंडी में भी जो बीमारी हो जाती है तो वो वायरस की वजह से होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि रस्ट ऑफ कैंसर क्या होता है या सिट्रस कैंसर क्या होता है ना। इन बातों को आप ध्यान रखोगे और इसको कॉमनली बीमारियों को याद मतलब रखना भी, आपको नोट डाउन कर लेना है कि क्या होता है। तो रस्ट ऑफ व्हीट इज फंगल डिसीज, ये एक फंगल डिसीज है, बट जो सिट्रस ऑफ कैंकर एक बैक्टीरियल है। और वहीं पर बात करें
येलो मोज़ेक डिसीज, तो ये है वायरस। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि सिट्रस ऑफ कैंकर क्या फंगल डिसीज है? नहीं, वो एक बैक्टीरियल है। वहीं पर द येलो मोज़ेक डिसीज ऑफ लेडी फिंगर, मतलब कि जो पीली हो जाती है, भिंडी पीली हो जाती है ना, तो वो क्या फंगल डिसीज की वजह से हो रही है? नहीं, वो वायरस की वजह से हो रही है। तो इनको आपको ऐसे याद रखना है ना, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप रखोगे। अब फूड पॉइजनिंग से भी होती है, तो फूड पॉइजनिंग से नॉर्मली जो होता है आपको पता है कि इसमें वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, डायरिया, है ना, लूज मोशन मतलब डायरिया। उसके बाद में पेन होगा, एब्डोमिनल मतलब यहाँ पे आपको पेन होगा, हेडक होगा, सर में आपको दर्द होगा। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। अब फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? मतलब ऐसा खाना खा लेने से, जैसे कि अब देखिए आपने लेडी फिंगर ऐसी खा ली जो वायरस से ग्रसित थी, या आपने ऐसे जो है नींबू या संतरे का यूज कर लिया जिनमें कि सिट्रस ऑफ कैंकर है, इस प्रकार से, तो या जो वाटर है वो अच्छा नहीं है, तो इन सब से ये बीमारी मतलब फूड ऑफ पॉइजनिंग हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, फूड ऑफ पॉइजनिंग में आता है, ये सारे एग्जाम्पल उसमें आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हम फूड को कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो इसको आपको देखिए यहां पर क्या है, द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिवेंटेड। ऐसा समझ लो कि माइक्रोब से बचाने के लिए, माइक्रोब से बचाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। और मेथड ऑफ फ्रूट प्रिवेंशन, तो देखो सन ड्राइंग, सबसे पहले क्या है कि कोई गीली चीज है तो उसको धूप में सुखा लेनी चाहिए, है ना। धूप में सुखा लेने से आसानी से उसमें से जो माइक्रोब्स है या बहुत सारी चीजें जो ठंडी होने की वजह से, नमी की वजह से लग सकती है, वो खत्म हो जाती है, वो नहीं लगेगी। हीटिंग गर्म करके, कूलिंग ठंडा करके, डीप फ्रीजिंग से भी हटा सकते हैं हमको ना। इसके लिए आपने देखा होगा कि फ्रीजर जो रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब कि फ्रीज होती है, फ्रीज में क्या होता है कि फ्रिज में जो भी सब्जियां वगैरह रखी रहती है, फल फ्रूट रखे रहते हैं, तो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते हैं वो, है ना। अब इसके बाद में एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, है ना, सिरका वगैरह, ये सब मिला करके भी चीजों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये सब अलग 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 प्लांट्स पर या अलग अलग फूड पर यूज होते हैं, है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रोसेस किसी पर भी यूज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, तो आपको पता ही होगा, है ना, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सिट्रिक एसिड, ये सब से भी आप कर सकते हो केमिकल का। और एक और बताता हूं मैं आपको कि जो पैकेजिंग वाला जो जैसे आप जैसे कि कोई भी चिप्स वगैरह खा रहे हो, है ना, तो उसमें जो पैकेजिंग है तो उसमें जो गैस वगैरह रहती है, तो वो भी क्या है, प्रिजर्वेशन के लिए उसमें गैस डाली हुई रहती है ना। ऐसा नहीं कि आप समझो कि भाई वो बड़ा दिखाने के लिए जो है उसमें गैस भर दी है और आपको बेवकूफ बना रहे, तो ऐसा नहीं है, वो प्रिजर्वेशन के लिए है ना। उसमें गैस भरी हुई इसलिए रहती है कि वो खराब ना हो उसमें, क्योंकि आलू बहुत जल्दी खराब होती है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट जो है पास्चराइजेशन एंड पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया, पास्चराइजेशन क्या होती है, प्रोसेस आपको देकर के रखिए। तो जब मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 सेकेंड या 25 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं, और उसके बाद में सडनली उसको ठंडा कर लेना है। मतलब आपने इधर से गर्म किया और उसको ले जाकर के फ्रिज में रख दिया, है ना। इधर से गर्म किया आपने, जो गैस है गैस पर गर्म किया, और वहां से क्या किया कि डायरेक्ट ले जाकर के उसको फ्रीजर में डाल दिया, ठंडा कर दिया, तो पॉइस्चराइजेशन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो जब गर्म करते हैं तो उससे कुछ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और उसके बाद में उसको ठंडा कर लेते हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, फटाफट फटाफट बनने लग जाते हैं उसमें। तो ये पास्चराइजेशन होता है ना। मिल्क हमेशा पास्चराइजेशन के बाद ही यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको जानकारी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो जो एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। अब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस जो है ये यूजफुल नहीं होती प्लांट के लिए, मतलब प्लांट इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो फिर क्या होगा, तो नाइट्रोजन जो जमीन में मिली हुई रहती है उसको क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया खींचता है, उसको सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है ना। इसको आप न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपने समझा भी होगा। तो उसको सॉल्युबल कर देता है, और उसके बाद में जो प्लांट रहते हैं उसको यूज करते हैं अपने रूट्स के थ्रू। तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और इस प्रकार से जो है हमारे पास में ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नाइट्रोजन साइकिल भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है ना।
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर लेस कांस्टेंट, मतलब कहने का यह है कि वो लगभग लगभग सेम ही रहती है ना। तो इन सब चीजों को आपको समझना था, आपने समझ लिया। जो जो चीजों को नोट डाउन करनी थी उनको नोट डाउन करना था, जैसे कि वैज्ञानिक का नाम, उनकी डिस्कवरीज, और उसके बाद में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरसेस से होने वाली, और ये सारी चीजों को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। यहीं से क्वेश्चन बनना है। लास्ट ईयर के एग्जाम में बना था, इस ईयर के एग्जाम में बनेगा, क्योंकि 8th से ही क्वेश्चन पेपर आना है और 8th के सिलेबस, साइंस सिलेबस में ये सब है। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है। केयरफुली आप लोग बार बार रिवाइज करते रहे और पढ़ते रहे।